बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। उर्दू कहानी सेंटर में खुश आमदीद। आज के इस वीडियो में मैं आपको एक मासूम लड़की के ऊपर बीती दुख भरी सच्ची कहानी सुनाने जा रही हूँ। लेकिन कहानी सुनाने से पहले नए आने वालों से गुजारिश है कि उर्दू कहानी सेंटर को सब्सक्राइब कीजिए और हमारी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को क्लिक कीजिए। चलिए शुरू करते हैं कहानी। ये रात के तकरीबन 12 बजे का वक्त था। मैं अपनी ड्यूटी ख़त्म करके अपने ऑफिस से निकली ही थी कि मेरी नज़र सामने वार्ड पर पड़ी। हमेशा घर जाने से पहले एक चक्कर वार्ड का मैं ज़रूर लगाती थी, मगर 2-3 दिन से मैं ये नोट कर रही थी कि बेड नंबर 5 पर मौजूद अमरीन रात के वक्त तो यहाँ मौजूद नहीं होती, मगर सुबह यहीं होती है। इस बात ने मुझे तशवीश में मुब्तला कर दिया, क्योंकि मैं अपने डिपार्टमेंट की हेड थी और मुझे यहाँ के हर तरह के मामलात देखने होते थे। एक लड़की का रात के वक्त वार्ड से गायब हो जाना वाकई एक तशवीशनाक बात थी। खैर, उस वक्त तो मैं चली गई, मगर मैंने इस मामले के बारे में तहकीक करने की ठान ली थी। अगली सुबह वार्ड जाते ही मैं बेड नंबर 5 पर गई, जहाँ वो लड़की हमेशा की तरह आज भी मौजूद थी। मगर लड़की की हालत ठीक नहीं लग रही थी। उसकी आंखों पर नींद का गलबा था। यूं लगता था वो किसी दवा के ज़ेरे असर है। लड़की को मुंह हाथ धुलाया। वो बहुत परेशान लग रही थी। चेहरे पर हवाइयाँ उड़ी हुई थीं। मैंने हंसी मजाक करके उसे ज़रा नॉर्मल किया। थोड़ी देर उसके साथ बैठी रही, फिर उसे अपने ऑफिस में बैठे रहने का कहा। लड़की बार बार दरवाजे की जानिब देखती थी। यूं लगता था जैसे वो किसी की वजह से खौफज़दा हो। इस बात की तह तक पहुँचने के लिए मैंने लड़की से उसकी कहानी पूछी। लड़की की कहानी ने मुझे मजबूर कर दिया कि मैं इसे बाकी लोगों तक पहुंचाऊं, ताकि लोग न सिर्फ इस कहानी से फ़ायदा उठाएं, बल्कि माएँ भी इससे सबक हासिल करें। अमरीन की कहानी सुनिए उसी की ज़ुबानी। जब मैं पैदा हुई तो बिन बाप के बच्ची कहलाई, क्योंकि मेरे वालिद मेरी पैदाइश से 2 माह पहले एक ट्रेन हादसे की नज़र हो चुके थे। जब मैंने होश संभाला तो घर में अम्मी और बहन के अलावा किसी को न पाया। जल्द ही बड़ी बहन की भी शादी हो गई और मैं घर में अम्मा के साथ अकेली रह गई। मगर अम्मा की ज़िंदगी ने वफा न की और मैं 4 साल बाद ही इस दुनिया में मुकम्मल बेसहारा हो गई। अम्मा का साया उठ जाने के बाद बड़ी बहन मुझे अपने साथ ले आई, क्योंकि मेरा उसके अलावा कोई सहारा नहीं था। बहन और भिनोई शहर में एक कमरे के घर में रहते थे। ये एक घर की बैठक थी, जहाँ किचन और बाथरूम के अलावा सिर्फ सोने के लिए एक कमरा था। इस कमरे में हमारा गुजारा मुश्किल से हो रहा था। इस घर में रहते हुए मुझे एक साहिबा तो मुयस्सर आ गया था, मगर बहन और भिनोई की अज़दवाजी ज़िंदगी को करीब से देखने के बाद मेरा जहन परागंदा रहने लगा। इन दिनों में शऊर की पहली सीढ़ी पर कदम रख रही थी। मैं बहन और भिनोई के इशारे भी समझने लगी थी। मेरे दिल में अरमान जागने लगे और शादी का ख्याल आने लगा। एक दिन मेरे भिनोई घर आए तो बहुत खुश थे। उन्होंने बड़ी आपा को बताया कि उनकी फैक्ट्री में जहां वो काम करते हैं, वहां तकियों के कवर सिलाई करने के लिए एक खातून की ज़रूरत है। चूँकि भिनोई वहां मुलाजिम थे तो मेरी बहन के वहां नौकरी मिलने के इम्कानात ज़्यादा थे। बड़ी बहन ने जब भिनोई के साथ जाकर वहां नौकरी का इंटरव्यू दिया तो उनकी सिलेक्शन हो गई। अब वो भी उसी फैक्ट्री में जाने लगी। यूं मैं घर में अकेली रहने लगी। मैंने पड़ोसियों के घर जाना शुरू कर दिया। हमसे अगले घर में जो पड़ोसी रहते थे, ये खातून बच्चों वाली थी। इसके छोटे छोटे बच्चे थे जो मुझसे घुल मिल गए थे। ये खातून भी मेरे आने से खुश होती, मगर मेरे वहाँ जाने की वजह कोई और थी। दरअसल उसके घर में रंगीन टीवी मौजूद था, जो मुझे बहुत अच्छा लगता था। उस पर तरह तरह की फिल्में लगती तो मैं फिल्में देखने बैठ जाती, साथ उसके छोटे मोटे काम भी कर देती। पड़ोसन का ध्यान मुझ पर नहीं था। आहिस्ता आहिस्ता मुझे टीवी चलाने का तरीका भी आ गया। अब मैं टीवी पर अपनी मनपसंद फिल्म लगा लेती। कुछ दिन टीवी देखने के बाद मुझे दूसरी फिल्में देखने का चस्का पड़ गया। एक दिन मेरी पड़ोसन ने देखा कि मैं ऐसी फिल्में उसके बच्चों के सामने देख रही हूँ, तो उसने मेरे हाथ से रिमोट ले लिया
अब वो मुझसे कतराने लगी थी। मुझे घर भी न आने देती, आती तो टीवी के पास न बैठने देती। उसे तो अपने बच्चों की तरबियत से गर्ज थी, जबकि मैं शायद उनके जहन खराब कर रही थी। पड़ोसन की तरफ से मायूस होकर मैं ज्यादातर अपने कमरे में रहने लगी। इधर जब से आपा फैक्ट्री जाने लगी थी, मेरा घर में वक्त मुश्किल से कटता था। वो अक्सर सुबह जल्दी में जाती और मेरे लिए नाश्ता भी न बना पाती। मैं सुस्ती की मारी सारा दिन भूखी लेटी रहती। एक दिन यूं ही वक्त काटने की नाकाम कोशिश कर रही थी कि बाहर गली में छली वाले की आवाज आई। वो छलियां बेच रहा था और बच्चे उसे रोक रहे थे। मेरा भी दिल किया तो मैं दरवाजा खोलकर बाहर गली में आ गई। छली वाला हमारे दरवाजे से 2-4 कदम के फासले पर ही खड़ा था। मेरी उससे नजरें चार हुई तो मैंने लिलचाती हुई नजरों से छली की तरफ देखा। वो समझ गया कि मेरे पास पैसे नहीं हैं। उसने मुस्कुराते हुए एक छली मेरे हवाले कर दी। छली पाकर मैं बहुत खुश हुई, उसका शुक्रिया अदा किया और अंदर कमरे में आ गई। अब ये रोज का मामूल बन गया। छली वाला आता, मैं बाहर गली में जाती और उससे छली ले लेती। शुरू में तो ये सिलसिला सिर्फ लेन देन तक रहा, मगर आहिस्ता आहिस्ता मेरी उससे बातचीत होने लगी। अब वो ज्यादा देर के लिए रुकता और अक्सर हम बातें करते। एक दिन मोहल्ले की एक औरत ने मुझे छली वाले से बातें करते देख लिया। शाम को वो हमारे घर आई और मेरे बहन भिनोई को मेरी इस हरकत से आगाह कर दिया। मेरी बहन को इस बात पर बहुत गुस्सा आया। अगले दिन उसने कहा कि वो मुझे बाहर से ताला लगा कर जाएगी। अब तो मेरी जान पर बनाई थी। मैं सारा दिन कमरे में कैद रहती और बाहर ताला पड़ा रहता। छली वाला बाहर आता, खूब आवाजें लगाता, जबकि मैं मचलते दिल के साथ दीवार के इस पार उसकी आवाज सुनकर रह जाती। ऐसे में मेरे दिल की क्या हालत होती थी मैं बता नहीं सकती। एक दिन बाजी का छोटा बच्चा बीमार हो गया। बाजी उसे लेकर क्लिनिक चली गई, जबकि मैं भी उनके साथ थी। मैं वेटिंग एरिया में बैठी थी, जबकि बाजी अंदर क्लिनिक में चेकअप के लिए चली गई। वहां बैठे हुए 10 मिनट ही गुजरे थे कि सामने सड़क पर मुझे वही छली वाला नजर आया। मैं दौड़ी हुई उसके पास चली गई। मुझे देखकर वो बहुत खुश हुआ और बोला कि मैं कहाँ चली गई थी। वो रोजाना मेरे घर के बाहर आता था, मगर जब उसे लगा कि हम लोग घर को ताला डालकर कहीं और चले गए हैं तो उसने यहाँ आना ही छोड़ दिया। उसने मुझे बताया कि वो मुझे बहुत याद करता है और मुझसे शादी करना चाहता था, मगर इस बात का इजहार नहीं कर सका। उससे पहले ही हम दोनों में जुदाई की दीवार हाइल हो गई। साजिद की बातों पर मुझे बहुत हौसला मिला कि कोई तो मुझे भी चाहता है। मैंने उसे बता दिया कि घर के बाहर ताला पड़ा होता है, मगर मैं कमरे के अंदर ही होती हूँ। अगर तुम्हें मुझसे बात करनी हो तो तुम चिट्ठी वगैरह फेंक दिया करो। जवाबन में भी चिट्ठी लिख कर रखूंगी तो हम एक दूसरे से बातचीत के काबिल हो जाएंगे। मैंने साजिद से 5 मिनट बात की और भागकर क्लिनिक में वापस आ गई। उस दिन मेरा दिल खुशी से लबरेज हो रहा था। घर आकर मारे खुशी की नींद भी नहीं आ रही थी। अगले रोज सुबह 10 बजे जब बाजी लोग घर पर नहीं थे, छली वाला फिर गली में आ गया। अब की बार उसने मुझे कमरे के रोशनदान से एक चिट्ठी फेंकी, जिसे मैंने खोलकर पढ़ा तो लिखा था, मैं रात के 12 बजे गली के नुक्कड़ पर तुम्हारा इंतजार करूंगा। तुम्हारी बहन हमारी शादी कभी नहीं होने देगी। अगर तुम मेरी होना चाहती हो तो आज रात के 12 बजे गली की दाएं जानिब वाली नुक्कड़ में आ जाना। मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। तुम्हारा साजिद। खत पढ़ते ही मैं खुश भी हुई, मगर परेशान भी हो गई। यहाँ से निकलने का मतलब अपनी बहन को हमेशा के लिए छोड़कर जाना था, मगर साजिद की मोहब्बत में मैं ऐसी अंधी हुई कि मैंने ये फैसला करने से भी गुरेज न किया। और उसी रात 12:10 पर मैं और साजिद एक दूसरे के सामने थे। बहन और भिनोई की इज्जत खाक में मिलाकर मैं साजिद के साथ चली आई, मगर किस्मत ने मेरा साथ ना दिया और साजिद के शहर आते ही एक पुलिस वाले ने हमें धर लिया। मुझसे कहने लगा, तुम इसकी क्या लगती हो? मेरे मुंह में कुछ नहीं आया। साजिद ने कह दिया कि ये मेरी बीवी है। पुलिस वाला जाहिर है तजुर्बाकार था। उसने साजिद से कहा, निकाहनामा दिखाओ।
साजिद कहने लगा, निकाहनामा तो अभी नहीं है, मगर हम दोनों मियाँ बीवी ही हैं। पुलिस वाला जाहिर है तजुर्बाकार था। उसने साजिद की बात का यकीन न किया और फिर जेल का नाम सुनते ही साजिद वहां से भाग खड़ा हुआ। मैं अकेली रह गई। आंखों से आंसू रुआ हो गए कि क्या साजिद की मोहब्बत इतनी कच्ची थी कि मुझे बीच राह में छोड़कर चला गया। पुलिस वाला मुझे ताने देने लग गया। कहने लगा, तुम जैसी लड़कियों के साथ ऐसा ही होता है। देख लिया ना घर से भागने का अंजाम, और तुम इस छली वाले की बातों में आ गई। जरा अकल है तुम में? ये लोग बर्दा फरोश होते हैं, लड़कियों को ऐसे ही जाल में फांसते हैं और फिर उनसे ऐसे ऐसे काम करवाते हैं कि तुम जैसी लड़कियां सोच भी नहीं सकती। उसने तकरीबन डांटते हुए कहा और मुझसे घर का पता पूछने लगा। घर का पता मुझे क्या मालूम होता, हम तो यहाँ थोड़ा अरसा पहले ही आए थे। और फिर एक कमरे के इस घर के बाहर कौन सा नाम की तख्ती लगी हुई थी। मजबूरन पुलिस वाले को मुझे दारुल अमान भेजना पड़ा, क्योंकि वो मुझे अपने घर लेकर नहीं जा सकता था। दारुल अमान आकर मुझे लगने लगा था कि मैं एक महफूज जगह पर आ गई हूँ। यहाँ मुख्तलिफ औरतें अपने घरों से किसी न किसी वजह से भागकर या फिर निकाल दी गई थीं और वो यहाँ पनाह लेने पर मजबूर थीं। दारुल अमान में मुझे मुख्तलिफ कामों में उलझाया गया, मगर जल्द ही हमारी इंचार्ज को मालूम हो गया कि मुझसे खाने पकाने का काम नहीं होता, ना ही मैं सफाई ढंग से करती थी। उसने मुझे एक बड़ी बी की देखभाल पर लगा दिया। बड़ी बी बहुत बीमार रहती थी। इनकी देखभाल करके मुझे दिली सुकून मिलता था। मैं अब अक्सर इनके साथ ही रहने लगी। बड़ी बी अक्सर दुखी रहती थी क्योंकि इनके बेटों ने उन्हें बुढ़ापे में छोड़ दिया था। मैं उनका दिल बहलाती और उन्हें अपने हाथों से खाना खिलाती। वो मेरी शुक्रगुजार होती और मुझे ढेरों दुआएं देती। बड़ी बी को मुझसे जज्बाती लगाव हो गया था। मैं भी उनसे मोहब्बत करने लगी थी। सच है, कभी कभी एहसास के रिश्ते खून के रिश्तों से भी गहरे हो जाते हैं। मगर एक दिन बड़ी बी को दिल का दौरा पड़ गया। उन्हें अस्पताल ले जाया गया तो वो मुसलसल मेरा नाम ले रही थीं। दारुल अमान की इंचार्ज ने मुझे बड़ी बी के पास भिजवा दिया। तभी से मैं बेड नंबर 5 पर रहती हूँ। बड़ी बी होश में आती हैं तो उनसे बातें करती हूँ और उनकी दवाओं का ख्याल रखती हूँ। एक दिन मैं बड़ी बी के पास बैठी खांस रही थी कि एक डॉक्टर ने मुझे देख लिया। डॉक्टर ने कहा कि ये बीमारी तुम्हें भी हो सकती है, लिहाजा तुम्हारा चेकअप करना लाजमी है, वरना तुम भी भरी जवानी में मौत के मुंह में चली जाओगी। डॉक्टर साहब की ये बात सुनकर मुझे बहुत डर लगा। अगली बार जब वो आए तो मुझे कहा कि तुम्हारा चेकअप करना भी बहुत ज़रूरी है, ये ना हो कि तुम भी बीमार पड़ जाओ। मुझे उनकी बात ठीक लगी। उन्होंने मुझे दिन के 11 बजे अपने ऑफिस में आने का कहा था। 11 बजे के करीब मैं उनके ऑफिस गई तो उन्होंने मेरा चेकअप करने की बजाय मुझसे इधर उधर की बातें शुरू कर दी। मैं भी सदा की बेवकूफ़, मैंने उन्हें अपने घर की एक एक बात बता दी। उस दिन के बाद से डॉक्टर साहब का रवैया मेरे साथ खासा बदल गया था। वो मुझसे मोहब्बत से पेश आते और अक्सर मुझे अपने ऑफिस में बुला लेते। कहते कि तुम्हारा चेकअप करना है। उनके मुआयने के मुख्तलिफ अंदाज हैं जिन्हें मैं कभी समझ नहीं सकी। एक दिन डॉक्टर साहब ने मेरा एक्सरे भी किया। बड़ी बी को एडमिट हुए 1 हफ्ता हो चुका है। अब डॉक्टर साहब मुसलसल 3 रोज से मुझे अपने कमरे में बुलाते हैं, एक दवा पिलाते हैं और कहते हैं कि तुम्हें आराम करने की ज़रूरत है। उनके कमरे में जो बेड पड़ा है मैं उस पर सो जाती हूँ। मगर सच बताऊं डॉक्टरनी साहिब, इस दवा के खाने के बाद से मेरा सर चकराने लगा है, तबीयत अजीब बोझल सी रहती है। मैंने डॉक्टर साहब से इस बारे में बात की थी, मगर इन्होंने कहा था कि मैं किसी को ना बताऊं, मगर आप मुझे बड़ी बहन की तरह लगी हैं तो मैंने आपको भी बता दिया है। उस बच्ची की जुबानी ये बात सुनकर मेरा चेहरा गुस्से से लाल हो गया। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि असफंदयार इस कदर गिरा हुआ इंसान निकलेगा। मैंने उसे अपने मामू की सिफारिश पर यहाँ हाउस जॉब करने की इजाज़त दी थी। मैं क्या जानती थी कि वो इस कदर गिरे हुए किरदार का मालिक है, मगर मैं उसे ऐसे भी कुछ नहीं कह सकती थी, वो भी जब मेरे पास कोई सबूत न हो। मुझे क्या पता था
कि वो इस लड़की का किस किस्म का इलाज कर रहा था। मैंने उस लड़की को वहां से जाने का कह दिया, साथ ही ताकीद की कि वो इस बात का जिक्र किसी से ना करे। अब मैंने इस जूनियर डॉक्टर को पकड़ने का पक्का इरादा कर लिया था। अपने कुछ सीनियर्स के अलावा मैंने अस्पताल के एमडी को भी इस बात से आगाह कर दिया था। अब मैं रात के 12 बजे का इंतजार कर रही थी। रात के 12 बजते ही, रात के तकरीबन 12 या 11 बजे, मेरे जाने से कुछ देर पहले ही डॉक्टर असफंदयार हमेशा की तरह मेरे कमरे में आया। मुझे दिन भर की रिपोर्ट दी, कुछ पेशेंट्स के केसेस के बारे में बताया और बातों ही बातों में ये पूछने की कोशिश की कि मैं अस्पताल से कब जा रही हूँ। मैंने उसे कहा कि मैं 10 मिनट में निकलने वाली हूँ। असफंदयार को मुतमईन करने के बाद मैं अपने ऑफिस से निकल गई। मैंने अपना ऑफिस लॉक कर दिया और अस्पताल से चली गई। मैं पार्किंग एरिया में आई और अपनी गाड़ी का दरवाज़ा खोलकर गाड़ी में बैठ गई। 10-15 मिनट वहीं बैठे रहने के बाद मैंने 1-2 ऑफिसर्स को साथ लिया और उन्हें लेकर वार्ड में गई, जहां हमेशा की तरह अमरीन मौजूद नहीं थी, जबकि बड़ी भी ज़्यादा होश में नहीं रहती थी। मैंने वार्ड में देखा, डॉक्टर असफंदयार मुझे कहीं नजर नहीं आए। हाउस ऑफिसर्स के कमरे में भी डॉक्टर असफंदयार का नामो निशान नहीं था, जबकि उन्हें नाइट ड्यूटी पर रहने का सख्ती से हुक्म था। अब हमारा रुख एक्सरे रूम की जानिब था, जहां अमरीन के मुताबिक वो अक्सर उसे वहां ले जाया करता था। हम 3 लोग जो ही एक्सरे रूम में दाखिल हुए, अंदर का मंजर होश उड़ा देने वाला था। मैंने खुदा का शुक्र अदा किया कि हमने ज़रा भी देर नहीं की, वरना आज भी वो अपना शैतानी खेल मुकम्मल कर चुका होता। उसे रंगे हाथों पकड़ने पर डॉक्टर असफंदयार ने हमें बताया कि वो तो उसे एक्सरे की गर्ज से लाया था, मगर जाहिर है वो झूठा पड़ रहा था, क्योंकि अमरीन का कोई मेडिकल रिकॉर्ड उसके पास नहीं था। ना ही अमरीन कोई मरीज़ा थी, बल्कि वो एक मरीज़ा की गार्डियन थी। असफंदयार को रंगे हाथों पकड़ने के बाद उसे बिना किसी नोटिस के नौकरी से मुअत्तल कर दिया गया, क्योंकि ऐसी काली भेड़ों की हमारे मुकद्दस पेशे में कोई जगह नहीं। मगर यहाँ पर मैं उन माओं को एक बार नसीहत ज़रूर करना चाहूँगी जो अपने बच्चों को अपनी अज़दवाजी ज़िंदगी से दूर नहीं रख पाती। खुदा के लिए, अगर आप अपनी बच्चियों की अच्छी तरबियत करना चाहती हैं तो उन्हें ऐसे मवाद या किसी भी ऐसे माहौल से दूर रखें जो उनके जहन को परागंदा कर दे। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी है तो उर्दू कहानी सेंटर को सब्सक्राइब कीजिए और हमारी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को ज़रूर क्लिक कीजिए। और हाँ, कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार करना मत भूलिएगा।